और उस रोशनी के ऊपर लहराता हुआ तिरंगा एक पैगाम देने के लिए आया है कि हम यहां पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं। बैठ जाइए, मिल गया उन्हें जो मिलना था। अब आपका काम हो गया है, अब मेरा काम। अब हम बैटिंग करने के लिए यहां पर खड़े हैं। चौके और छक्कों के अलावा हम रनिंग लेते ही नहीं हैं। मैं चौके मारूंगा, मेरे बाद जो मेरे कायद आएंगे वो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाएगा। भाइयों, मैं आप लोगों से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों की ही मोहब्बत है जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यहां पर आपके बीच आई है। हम जब कुछ दिन पहले यहां पर पहली मर्तबा आए और यहां पर आने के बाद मैं और वारिस पठान जब कुछ लोगों से मिले, नौजवानों से बातचीत की, उनके जोश और जज्बे को जब हमने देखा, तो मैंने उसी दिन रात में असद साहब को फोन करके एक बात कही। असद साहब को मैंने ये बताया कि अक्सर टीवी के अंदर हम एक ऐड देखा करते हैं, एक हीरो आते हैं और ये कहते हैं, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आए हम, अब 2 दिन के अंदर क्या करके जाएंगे आपको समझ में आएगा हमारे जाने के बाद। मुझे ये बताया गया है साबिर भाई की तरफ से, जो हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर है, उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता ने, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने ये कहा है कि मैं देखता हूं मजलिस गुजरात में कैसे आती है, मैं उसे जवाब देता हूं अब ये पब्लिक देखेगी तू घर कैसे जाता है, वापस अपने घर कैसे जाकर बैठता है। गए वो दिन डरने के, डराने के। अब मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आई है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जबान में तुम बात करेंगे जवाब उसी जबान में मिलेगा। तुमने कहा कि मैं देखता हूं कि कैसे आती है मजलिस, जबान से जवाब दूं? नहीं, मैं सीटी मार कर जवाब देता हूं। आपको समझना होगा मैं क्या कह रहा हूं। मिट्टू बेटे, मिट्टू बेटे, हम आए हैं। अगर इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर हर सियासी जमात को हर जगह जाकर इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो एक पत्रकार ने आज असद साहब से पूछा कि आप गुजरात आए हैं, मोदी साहब के, अमित शाह साहब के गुजरात में आप आए हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो सवाल कर रहे और जो ये समझ रहे कि ये राज्य, ये गुजरात हमारा है, तो हम सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे, ये मुल्क किसी के, ये मुल्क किसी के। आधा मैंने बोला, आधा ये बोले। अब ये पुलिस वाले
ये मीडिया वाले देखेंगे, इनको बीजेपी वाले पूछेंगे कुछ बोला क्या, कांग्रेस वाले बोलेंगे केस बनता क्या। अब हम इतने होशियार हो गए, आधा हम बोलते आधा हमारी पब्लिक बोलती है। केस किस पे बनता? अगर केस बनाने के लिए जाएंगे तो क्या मिलता? बाबा जी का, क्या बोलते, बाबा जी का टुल्लू। अब हमको समझ में आ गया है कितना बोलना, कहां पे बोलना। और हां, हम गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। इस मुल्क में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमारे नौजवानों को किसी ने यह सिखाया है कि अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके चलना सीखो, अगर यह सीख किसी ने दी है तो मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है। बहुत हिम्मत लगती है। 550 का ऐवान है पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर 300 एक साथ बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग बैठते हैं। इतनी सारी तादाद उनकी, इतने सारे एमपीज उनके, हम कितने? दो। जब पहले दिन गए तो अमित शाह साहब ने मोदी साहब के पास गए तो मोदी साहब ने अमित शाह साहब से पूछा, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा, कितने आदमी है रे? 2। सांबा भी जवाब सिर्फ 2 नहीं दिया, सांबा ने कहा है तो 2, लेकिन 200 पे भारी है। अभी ये जमात मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है मेरे भाइयों, तो इस यकीन के साथ आई है कि आप लोग अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजेंगे। हमें मालूम है कि गुजरात में आने से पहले बहुत सारी बातों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। हम यहां पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, हम यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं, तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को यह बताने के लिए आए हैं कि हां, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मुसलमानों के मुद्दे उठाती है, लेकिन हम हमारे हिंदू भाइयों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज सुबह जब हम हमारे महेश भाई वसावा साहब और छोटू भाई वसावा साहब के घर पर थे, जिनके साथ हमने उनकी पार्टी के साथ अलायंस किया है, उनके साथ मिलकर हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। जब महेश भाई स्टेज पर खड़े थे तकरीर देने के लिए, उसी वक्त अजान हुई, महेश भाई खामोश बैठ गए उस अजान का एहतराम करने के लिए। ये मेरे मुल्क की तहजीब है, ये मेरे मुल्क की संस्कृति है। इसी संस्कृति के अंदर, इसी तहजीब के अंदर हम पैदा हुए हैं। लेकिन आज मुल्क के हालात क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। महज सियासत की कुर्सी हासिल करने के लिए समाजों के बीच दरारें और दीवारें पैदा करो, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को दलितों से लड़ाओ। यही काम, यही धंधा अगर कोई कर रहा है तो मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में कि पिछले 70 सालों से किसी ने इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है।
यह हकीकत है। लोग कहते हैं कि हमारी जमात सिर्फ हमारी नारे लगाती है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज इन 21 कैंडिडेट्स के अंदर पारुल बेन मकवाना हमारी एक बहन है, बीना बेन परमार ये हमारी बहन है, और हम आप लोगों के ये जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं। ये 21 सीटें आप जिताएंगे, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी ये सुनाएंगे कि हमारी ये दोनों बहनें भी जीत कर आई है यहां से आप लोगों के बीच में। क्योंकि उन लोगों के मुंह पे हमें एक तमाचा मारना है जो हम पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये कहा जाता है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कि ये आए हैं और ये आए हैं तो इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। एमआईएम क्यों आई है? क्या कभी किसी और राजनीतिक पार्टी से पूछा है? नहीं पूछा है, क्योंकि तुम समझते हो कि ये कौम, ये आवाम तुम्हारी गुलाम है, इनका काम सिर्फ वोट देते रहना और सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। लेकिन नहीं, अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए। वो दिन गए जब हम बारातियों की तरह इनकी महफिलों में जाकर नाचते थे। अब दूल्हे भी हम ही बनेंगे, घोड़ी पर हम ही चढ़ेंगे। दूल्हे हम ही बनेंगे। मेरी भी शादी हो गई, वारिस की होगी, वारिस दूसरी कर सकता है, वारिस को बना सकते हैं। लेकिन नाचने के लिए 70 सालों तक हमने अहरे गैरों के फायदे के बारे में सोचा, अहरे गैरों के फायदे और नुकसान के बारे में सोचा। लेकिन अब जो भी फैसला होगा, फायदा सिर्फ हमारा देखा जाएगा, हमारी कौम का देखा जाएगा, हमारी आवाम का फायदा देखा जाएगा। बहुत हो चुका है। अब हम दूल्हे जब बनेंगे तो नाचने इंशाल्लाह तुम्हें जरूर बुलाएंगे। कांग्रेसियों, भारतीय जनता पार्टी वालों, कितने सालों तक ये खेल खेला जाएगा? ये इम्तियाज जलील अगर आपके सामने आज एक सांसद बनकर खड़ा है